हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एसएससी एक्सपर्ट पर। आज की ये क्लास देखिए, वोकैब वाइब्स हमारी सीरीज चल रही है रात को 8 बजे, वीक में 3 दिन। अब चूंकि 8 बजे का टाइम ही आपका रिजर्व्ड है इंग्लिश के लिए और बाकी आप सुबह 10 बजे क्लासेस देख रहे हैं। आज की क्लास वोकैब की क्लास ना होके मैं ग्रामर की क्लास ले रहा हूँ और आज की क्लास में हम 25 ऐसे टॉप रूल्स जानेंगे जो आपसे बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन 25 रूल्स को करने के बाद आज की क्लास जब आप पूरी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 25 चीजें आपने बहुत बार मॉक पेपर्स में देखी हैं, क्योंकि ये बहुत बार पूछी गई हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स आप निकालेंगे या मॉक आप देंगे कोई भी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको लगेगा कि यार ये तो क्वेश्चंस मैंने बहुत बार सामना किया है इन क्वेश्चंस का, लेकिन चूंकि आपको कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं था तो शायद आपने गलतियां की हों। लेकिन आज के बाद इन 25 चीजों में गलतियां आपकी नहीं होंगी और अगर आप ये देख के जाते हैं किसी भी परीक्षा को देने से पहले तो यकीन मानिए बहुत अच्छे मार्क्स आप प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अब इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आज अपना ग्रामर का सेशन आ गया है तो वोकैब वाला सेशन का क्या होगा, आएगा कि नहीं। बहुत चिंतित हो जाते हैं आप लोग जो रेगुलर देख रहे हैं, उनको ऐसे लगेगा कि यार ये वोकैब वाला सेशन क्यों नहीं है, क्या आज से वोकैब बंद होगी? नहीं, वोकैब आपको मिलेगी, कंटिन्यूटी से मिलेगी। वोकैब वाइब्स जितने भी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं उससे अगला वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन आज की क्लास को आप एंजॉय कीजिए जो कि ग्रामर बेस्ड है। तो एंड तक सेशन को देखिएगा और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अभी जो देख रहे हैं वो लाइक जरूर करें और शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि यहां पर हम लोग ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ा सकें जो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा ईगर हैं सीखने के लिए, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म की तलाश है। तो चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। एक तो ये मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं, एक रिकॉर्डेड बैच अब अवेलेबल है टीम एक्सपर्ट इस एप्लीकेशन पर। ये एक एप्लीकेशन है अपना टीम एक्सपर्ट, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे ये 1999 रुपए में पूरा कोर्स अवेलेबल है। मान लीजिए आपको कोई इंडिविजुअल कोर्स चाहिए किसी टीचर का, तो भी आपको अवेलेबल करवाया गया है इसी एप्लीकेशन पर। तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए, यहीं पर आपके टेस्ट होने हैं। हम बहुत जल्द वीकली टेस्ट स्टार्ट करेंगे, वो टेस्ट भी इसी एप्लीकेशन पर आपको मिलने वाले हैं। तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए और ये रिकॉर्डेड बैच रहेगा। अभी हम लोगों ने वीडियोज अपलोड करने शुरू कर दिए हैं, धीरे धीरे ये कोर्स बहुत जल्दी से हम कंप्लीट करा देंगे और 18 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिलेगा। ठीक है भाई, तो डेमो वीडियोस वगैरह अवेलेबल हैं, जाके देख सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, जिसमें पहला प्रश्न मतलब पहली चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। पेन नोटबुक लेकर बैठना, हर एक छोटी छोटी बात को नोट करना। आप जब ये सेशन एंड करेंगे तो मैंने कहा तो है टॉप 25 चीजें, टॉप 25 रूल्स, लेकिन आप निकाल के लेके जाएंगे 50 के करीब चीजें। पहली चीज देखिए क्या है। फर्स्ट कह रहा है द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स बिल 2026 पास्ड इन लोकसभा अमेंड सेक्शन ऑफ द 1969 एक्ट। मैं आपको एक बात यहां बता रहा हूं, जो पहला अपना बेसिक रूल है वो डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है मेरे भाई कि लोकसभा और राज्यसभा, इससे पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। लोकसभा और राज्यसभा, इससे पहले आपको क्या लगाना होता है? द लगाना होता है। ये आप बात नोट कर लीजिए। लोकसभा से पहले और राज्यसभा से पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। ये बात आप नोट डाउन कर लेना। एक बात क्लियर है भाई। दूसरी बात यहीं पर छिपा हुआ था, हालांकि पूछा नहीं गया आपसे कि कोई भी एक्ट या बिल का नाम दे रखा हो। इसी के साथ बता रहा हूं, कोई भी नेम ऑफ एक्ट दे रखा हो, नेम ऑफ एक्ट्स या बिल्स, कोई अधिनियम वगैरह का बिल का नाम दे रखा हो, तो उससे पहले भी हमें द का प्रयोग करना पड़ता है। इससे पहले भी क्या लगाना पड़ता है? द लगाना पड़ता है। तो दो चीजें पहले प्रश्न में हमारे को क्लियरली पता होनी चाहिए। एक तो क्या, लोकसभा राज्यसभा से पहले द लगेगा, एक बिल या एक्ट के नाम से पहले द लगेगा। ठीक है, तो ये यहां पे हमने जो डिस्कस किया इस प्रश्न में, तो एक तो यहां पे आप द लगाइए और दूसरा आप देख रहे हैं एक्ट से पहले द है और यहां बिल से पहले द है। समझ में आ गई बात? इसका ट्रांसलेशन ये है कि रजिस्ट्रेशन जो है बर्थ और डेथ अमेंडमेंट बिल, मतलब ये जो बर्थ और डेथ से संबंधित जो पंजीयन बिल है 2026 जो कि लोकसभा में पारित किया गया, ये संशोधन करता है सेक्शन 13(3) का 1969 के एक्ट का। ठीक है,
अगला प्रश्न क्या है, एज द सर्टिफिकेट्स गेट कीपिंग पावर ग्रू सो द इंसेंटिव डिड टू ऑब्टेन वन फ्रॉडुलेंटली लीडिंग टू द 2026 अमेंडमेंट। यहां पे क्या गलती है, तो आपको यहां समझना है कि कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनसे स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगता है। सो है जैसे इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, नेवर हो सकता है, या फिर अंडर नो सर्कमस्टेंसेज हो सकता है। अंडर नो, बहुत बार पूछते हैं ये वाला प्रश्न, एडवर्ब से संबंधित क्वेश्चन है। या देयर से स्टार्ट हो, या नो सूनर से स्टार्ट हो, या स्केयर्सली से स्टार्ट हो, या फिर हार्डली से स्टार्ट हो। ठीक है, या फिर स्टार्ट नॉट ओनली से दे रखा हो। ठीक, या सच से स्टार्ट दे रखा हो। तो ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं से सेंटेंस का स्टार्ट होने पर, से सेंटेंस का स्टार्ट होने पर इन्वर्जन फॉलो किया जाता है। क्या फॉलो करते हैं? इन्वर्जन। इन्वर्जन फॉलो किया जाता है। अर्थात वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है। अर्थात वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है। ठीक है, इनमें से किसी से भी स्टार्ट होगा अगर सेंटेंस, तो वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल एसएससी एक्सपर्ट, अपने इसी चैनल के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको अवेलेबल हो जाएगी ये पीडीएफ। तो देखो इसके अकॉर्डिंग हम देखें कि यहाँ पे सो दूसरा क्लोज है, भी क्लोज है, क्लोज का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब से संबंधित जोड़ा जो होता है उसको क्लोज बोलते हैं। बाकी देखिए गहराई से बातें आप जानेंगे हमारे सिलेबस में। अगर आपने एक बार भी पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा है तो आप हमारा जो पाठ्यक्रम है इस कोर्स में जो चलेगा उसमें आप हर चीज़ बारीकी से जानेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि भाई अगर सो से आपने स्टार्ट किया है तो इन्वर्जन लगेगा, मतलब ये डिड जो है वो पहले आएगा। आप कहोगे सर स्टार्ट थोड़ी ना हुआ, भाई मेरे स्टार्ट ही हुआ, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये दो अलग अलग क्लोजेज में बटा हुआ है। एक क्लोज तो ये वाला है, दूसरा क्लोज यहां से लेकर और यहां तक का है। तो ये जो दूसरा क्लोज आपको दे रखा है इस क्लोज का स्टार्ट सो से है, इसलिए यहां पे इन्वर्जन लगेगा, डिड पहले आएगा। इसका ट्रांसलेशन, एज द सर्टिफिकेट्स गेट कीपिंग, गेट कीपिंग का मतलब मॉनिटरिंग होता है या कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है जैसे जैसे सर्टिफिकेट की जो नियंत्रण है बढ़ता गया, नियंत्रण वाली शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे इंसेंटिव मोटिवेशन जो है वो भी बढ़ गया। क्या कि सर्टिफिकेट हम जालसाजीपूर्ण तरीके से प्राप्त कर लेंगे, और इस कारण से ही 2026 वाला अमेंडमेंट अस्तित्व में आया, ये संशोधन हुआ। 2 क्वेश्चन हो गए हैं, तीसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करें। तो तीसरे क्वेश्चन में मेरे भाई ध्यान से पढ़ेंगे तो एरर है इस पार्ट में, सो का प्रयोग गलत है। तीसरा प्रश्न जो है इसमें सो का प्रयोग गलत है। क्यों गलत है ये समझना है। तो अगर ये बार बार में आने वाले क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं, ठीक है, ये बहुत बार परीक्षा में आ चुके हैं। अगर किसी सेंटेंस का स्टार्ट एज से, सिंस से या बिकॉज से हो, मेरे साथ साथ समझना, दोहराना क्या बोल रहा हूं मैं। अगर किसी सेंटेंस का स्टार्ट एज से हुआ हो, सिंस से हुआ हो या बिकॉज से हुआ हो, ठीक है, तो उस वाक्य में ना तो सो आता है, ना देयरफॉर आता है, ना हेंस आता है। यह प्रश्न कंजंक्शन बेस्ड है। किस टॉपिक से है? कंजंक्शन से। अगर किसी सेंटेंस का स्टार्ट एज से, सिंस से या बिकॉज से हुआ है तो उस वाक्य में ना तो सो आएगा, ना देयरफॉर आएगा, न हेंस आएगा, कॉमा आएगा केवल। तो ये वाली बात हम नोट करेंगे। तो आइए कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 3, मतलब टॉप 25 है, तो तीसरे चीज की बात हम कर रहे हैं। एज, सिंस या बिकॉज, एज, सिंस या बिकॉज से सेंटेंस का स्टार्ट होने पर, सेंटेंस का स्टार्ट होने पर सेंटेंस में तो, देयरफॉर या हेंस का प्रयोग नहीं होता है।
नहीं होता है। एज, सिंस या बिकॉज से सेंटेंस का स्टार्ट होने पर सो, देयरफॉर या हेंस का प्रयोग नहीं होता है। ये काम की बात है, इनका प्रयोग नहीं होगा अगर इनमें से किसी से स्टार्ट होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है, क्योंकि या चूंकि, क्योंकि इससे ठीक पहले वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर दे रखा है एज और फिर सो आया है, क्योंकि उसका मतलब चूंकि या क्योंकि नहीं है। वो कह रहा था जैसे जैसे बढ़ा, ऐसा था सेकंड क्वेश्चन में। ये जो सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे थे, इसमें जो इसका मतलब है वो है जैसे जैसे बढ़ा। ये देखो, जैसे सर्टिफिकेट का गेट कीपिंग पावर बढ़ा, तो ये चूंकि या क्योंकि नहीं है। जब कारण बताने के लिए आप इनका यूज करोगे तो नहीं आएगा। तो इसी लिहाज से इसका आंसर जो है वो क्या हो गया, ये वाला सो हट जाएगा। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि चूंकि देर हो रही इसलिए मैंने तय किया कि होटल बुक कर लूं, है ना। आई डिसाइडेड टू बुक इनटू अ होटल। या इसमें बुक, केवल बुक अ होटल ऐसा भी कर सकते हो आप, इसको भी हटा सकते हो। एज इट वॉज गेटिंग लेट, चूंकि देर हो रही थी इसलिए मैंने तय किया कि एक होटल बुक कर लिया जाए। ठीक, अगला, इफ आई वॉज यू आई वुड टेक दैट जॉब। ये आपको आता होगा, कंडीशनल सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, काल्पनिक स्थिति के लिए यूज किया गया है। अगर कभी कंडीशनल सेंटेंस आप देखें, जो कि कंडीशनल सेंटेंस की कुछ पहचान के तरीके होते हैं कि सेंटेंस में दो क्लोजेज होते हैं, दोनों में से एक क्लोज जो है इफ से, इन केस से, प्रोवाइडेड से, अनलेस से, अंटिल से, इनसे स्टार्ट होता है, दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये कुछ विशेषताएं होती हैं। तो अगर इनमें से किसी से स्टार्ट है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो उसमें भाई मेरे वॉज नहीं आता, वर आता है। वैसे ये सब्जेक्टिव मूड आधारित भी चीज है। ये प्रश्न जो है सब्जेक्टिव मूड आधारित भी है, याद रखिएगा। कंडीशनल सेंटेंसेस में इमेजिनरी पार्ट अगर दे रखा है, क्योंकि इमेजिन ही कर रहा है, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वो जॉब ले लेता, ये इसका ट्रांसलेशन है। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये जॉब ले लेता, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, इमेजिनेशन बेस्ड है, इसलिए वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। तो ये वाली बात भी नोट कर लेना। नंबर 4, क्या, हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल कंडीशन मतलब काल्पनिक स्थिति होने पर सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर का प्रयोग होता है। वर का प्रयोग होता है, न कि वॉज का। ठीक है, हाइपोथेटिकल कंडीशन हो तभी की बात है। आप कई बार क्या है ये भी देखोगे वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, और आप कहोगे सर आपने तो कहा था वॉज आ ही नहीं सकता। तो मेरे भाई मैं कह रहा हूं इमेजिनरी पार्ट हो तब, कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो मैं कल्पना कर रहा हूं तुम्हारी जगह होने की, वो कल्पना है इस कारण से। यदि मैं राजा होता, यदि वह डॉक्टर होता, ऐसी चीजों में वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। कोई वर्ब दे रखी हो, थर्ड फॉर्म हो, तो वो पैसिव हो सकता है, उस कंडीशन में तो फिर वॉज आ सकता है। नंबर 5, आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। यहां गलती यह है कि एम नहीं आके हैव बीन आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों? इसके लिए आप एक ही बात याद रखो कि जब फॉर या सिंस के साथ टाइम आएगा, जब आप देखते हो फॉर या सिंस के साथ टाइम, वहां पे आपको परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाना होता है। फॉर या सिंस के साथ टाइम आने पर इस बात को तुम अच्छे से नोट कर लेना कि परफेक्ट लगेगा। परफेक्ट लगेगा मतलब प्रेजेंट परफेक्ट लग सकता है, पास्ट परफेक्ट लग सकता है, फ्यूचर परफेक्ट लग सकता है। प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूअस लग सकता है, पास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस लग सकता है, फ्यूचर में परफेक्ट कंटिन्यूअस लग सकता है। वो डिपेंड करता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट पर। लेकिन आपने तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस यूज किया है, इसलिए गलत है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जनरली याद रखिए, फॉर या सिंस के साथ टाइम आने पर परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो अगला प्रश्न नंबर 5, फॉर या सिंस का प्रयोग, फॉर या सिंस का प्रयोग वाक्य में होने पर, फॉर या सिंस का प्रयोग वाक्य में होने पर परफेक्ट का यूज होता है। अब परफेक्ट कौन सा है वो डिपेंड करता है संदर्भ पर। अगर किसी क्रिया में आईएनजी लग सकता है तो जनरली परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं, अगर आईएनजी नहीं लगता है तो जनरली परफेक्ट लगाते हैं। ये एक जनरल मैंने आपको जेनरिक ऊपर से बताया है, ये याद रखना। नंबर 5 चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम आएंगे नंबर 6 में। 25 चीजें एक बार के लिए, तो अगर आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिले, कोई परीक्षा आसपास है, तो पढ़कर जरूर जाना, सेशन को पूरा देखना। आपको ग्रामर पूरा पढ़ने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। नंबर
6, शी हैज बीन बिलीविंग दिस स्टोरी फॉर ईयर्स। ये वही देखो 4 के साथ टाइम आ रहा है, फिर से 4 के साथ टाइम है। मैंने अभी कहा था 4 या सिंस के साथ टाइम आई तो परफेक्ट लगेगा। अब देखो बिलीव एक ऐसी क्रिया है जिसके साथ आईएनजी जनरली आता नहीं है। जिन वर्ब्स में आईएनजी नहीं आता उसमें क्या लगता है? परफेक्ट। परफेक्ट लगता है तो मेरे भाई बीन को हटा दो और यहां पे थर्ड फॉर्म कर दो। ये प्रेजेंट परफेक्ट मैंने यूज कर लिया परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्थान पर। यदि किसी सेंटेंस में 4 या सिंस के साथ टाइम है, क्या लगाना है? परफेक्ट लगाना है। यहां केवल परफेक्ट क्यों लगाया? क्योंकि बिलीव में आईएनजी लगा नहीं सकते आप। तो कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ आईएनजी लगता नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। कुछ ऐसी वर्ब्स जिनके साथ आईएनजी नहीं लग सकता। तो जनरल बता रहा हूं जो बार बार में रिपीट होती हैं। थिंक के साथ हालांकि लगता है, थिंक में कब लगता है वो अलग बातें हैं। फिलहाल के लिए इतना समझिए, थिंक के साथ, हैव के साथ, नो के साथ, बिलीव के साथ, ठीक है। इसके अलावा लव के साथ, हेट के साथ, लाइक के साथ, डिसलाइक के साथ, ठीक है। इसके अलावा ओन के साथ, बिलोंग के साथ, पजेज के साथ, ठीक। इन सब क्रियाओं में जनरली हम क्या नहीं लगाते? आईएनजी। टेस्ट भी हो सकता है, फील भी हो सकता है, लुक, लुक का मतलब दिखना हो, देखना नहीं दिखना हो तब। टेस्ट भी हो सकता, टेस्ट हो गया। इसके अलावा स्मेल हो सकता है ना, हियर हो सकता है। तो जनरली मेरे भाई इनके साथ आईएनजी नहीं लगता है, याद रखना। हालांकि एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ एक्सेप्शंस हैं। अपीयर के साथ, सीम के साथ, शॉक के साथ, तो वैसे आईएनजी लग भी सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, लेकिन वो लग कहां सकता है उसके लिए कुछ विशेष स्थितियां हैं, वो हमें देखनी होती हैं। लेकिन जनरली इनके साथ आईएनजी नहीं लगता है। ये नंबर 6 इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगला देखो, शी सेड दैट शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड हैज वेरी लिटिल टाइम फॉर सोशल एक्टिविटीज। मेरे भाई यहां पे बहुत ही आसान सी बात है कि अगर कंजंक्शन से पहले सेकेंड फॉर्म तुम देखते हो, कंजंक्शन दे रखा हो किसी सेंटेंस में और उससे पहले सेकेंड फॉर्म देखते हो, इसको ग्रामर की भाषा में तुम्हें बोलूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि जो मेन क्लोज होता है, मुख्य उपवाक्य होता है, अगर वो पास्ट में होता है तो बाकी जो पार्ट है सेंटेंस का वो भी पास्ट में ही होना चाहिए, बाकी का पार्ट भी पास्ट में ही होना चाहिए। तो देखो ये वॉज प्रिपेयरिंग पास्ट है, लेकिन यहां प्रॉब्लम हो गई, हैज लगा दिया, हैज के स्थान पे हैड होना चाहिए था। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब मेन क्लोज पास्ट में हो तो भाई सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में होगा। इसको आपकी भाषा में समझाऊं तो अगर कंजंक्शन से पहले सेकंड फॉर्म हो किसी सेंटेंस में तो बाकी बचे भाग में भी सेकंड फॉर्म या पास्ट में होना चाहिए सेंटेंस। तो ये कह रहा है शी सेड दैट शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कि उसने कहा कि वो तैयारी कर रही है अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और उसके पास बिल्कुल कम टाइम था, बिल्कुल टाइम नहीं था सामाजिक एक्टिविटीज के लिए। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या है? यदि मैन क्लोज पास्ट में है, यदि मैन क्लोज जिसे मुख्य उपवाक्य बोलते हैं, यदि मैन क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज आश्रित उपवाक्य भी पास्ट में होगा। यदि मैन क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यदि मैन क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी किस में होगा भाई? पास्ट में होगा। या इसको यूं कहें, इसको दूसरे तरीके से समझ लो, यदि कंजंक्शन से पहले, यदि कंजंक्शन से पहले V2 दी हुई है, यदि कंजंक्शन से पहले V2 दी हुई है तो वाक्य के शेष भाग में, तो वाक्य के शेष भाग में पास्ट का प्रयोग होगा, पास्ट का यूज होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 7 हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगले प्रश्न में आइए, नंबर 8 क्या कह रहा है? द वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन सो दैट द प्रोजेक्ट कैन बी सबमिटेड टू द क्लाइंट ऑन टाइम। क्या कह रहा है समझो, द वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन, वर्क जो है वो पूरा करना ही चाहिए डेडलाइन से पहले।
ताकि क्या कर लिया जाए, ताकि प्रोजेक्ट जो है उसको सबमिट किया जा सके क्लाइंट के सामने, क्लाइंट के समक्ष समय पर। तो यहां पे मेरे भाई कोई गलती है ही नहीं, यहां कोई गलती नहीं है, लेकिन समझने वाली बात जो है वो मैं समझा दूंगा। यहां पे गलती नहीं है, लेकिन एक एरर वाला पार्ट आपसे पूछ सकते हैं। क्या पूछना चाह रहा है, देखो, द वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड, कि वर्क जो है, काम जो है वो बिल्कुल पूरा किया ही जाना चाहिए। मस्ट बी कंप्लीटेड पैसिव का स्ट्रक्चर है, ये मैंने आगे क्वेश्चन लिए हैं। एक्टिव पैसिव कैसे समझेंगे आप? एक्टिव पैसिव का मतलब क्या है कि अगर मैन वर्ब से पहले, ध्यान से सुनना, ये वो बता रहा हूं जो बियॉन्ड बुक्स हैं, जो बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे, जो आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल आसान है, वो चीजें समझा रहा हूं कि अगर मैन वर्ब से पहले काम करने वाला है तब वो एक्टिव वॉइस का वाक्य है, और अगर मैन वर्ब से पहले काम करने वाला नहीं है, काम करने वाला डूअर, तो वो पैसिव वॉइस का। बात खत्म। अगर मैन वर्ब से पहले काम करने वाला है तो एक्टिव, मैन वर्ब से पहले काम करने वाला नहीं है तो पैसिव। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना तुम। अच्छा, ये आगे आ जाएगा हालांकि। और एक बात यहां से ये समझ लेना कि मॉडल जो होता है उसके साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। मॉडल को बेस पसंद है तो ये देखो बी बेस फॉर्म है, और बी के साथ फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं आती है, या तो थर्ड फॉर्म आती है या आईएनजी आता है। ये वाली बात भी ध्यान रखना। तो कह रहा है वर्क जो है उसको कंप्लीट किया ही जाना चाहिए डेडलाइन से पहले। डेडलाइन का मतलब है कोई डेट दे रखी है उससे पहले, सो दैट, ताकि क्या है कि प्रोजेक्ट को सबमिट किया जा सके, ताकि सबमिट कर सके क्लाइंट के सामने ऑन टाइम, समय पर। तो यहां पे कुछ बातें, एक तो मॉडल के साथ बेस फॉर्म आएगी, ये ध्यान रख लेना। एक बी के साथ फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं आती है, ये भी ध्यान रख लेना। और एक ये ऑन टाइम और इन टाइम का कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में आ सकता है। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर, और इन टाइम का मतलब होता है समय रहते। जैसे मान लो 9 बजे का ऑफिसर 9 बजे पहुंच रहे हो तो ऑन टाइम हो, और 8 बजे पहुंच रहे हो तो इन टाइम हो, समय रहते पहुंच रहे हो। ये फर्क है, तो ये वाली बात भी आप नोट कर लेना। नंबर 8, एक तो क्या मॉडल के साथ बेस फॉर्म आएगी, ये ध्यान रख लेना। और दूसरा ध्यान रख लेना ऑन टाइम और इन टाइम में फर्क क्या है। ये दो बातें यहां से सीख लेना, ऑन टाइम और इन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर, फिक्स टाइम पर, और इन टाइम जो है इसका मतलब होता है समय रहते, समय से पहले, समय से पहले। ये डिफरेंस आपको याद रख लेना है, ठीक है। आइए नंबर 9 पर। नंबर 9 कह रहा है द मैन विच लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर। ये ध्यान रखें भाई, ये प्रोनाउन का प्रश्न है, और प्रोनाउन के प्रश्न में जब रिलेटिव प्रोनाउन आप पढ़ते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? रिलेट करने वाले। रिलेट करना मतलब क्या है? संबंध बताने वाले। संबंध किससे बताते हैं? अपने एंटेसिडेंट से। एंटेसिडेंट क्या होता है? अपने से पहले वाला शब्द, ठीक है। तो वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है वो पता लगेगा। तो विच यहां पे दे रखा है व्यक्ति के लिए, और जनरली व्यक्ति के लिए हम क्या लगाते हैं? व्यक्ति के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं हु, जनरली विच नहीं लगाते हैं, ठीक है। विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में तो आ सकता है व्यक्ति के लिए, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कभी नहीं आएगा। तो लिखेंगे नंबर 9। नंबर 9 है व्यक्ति के लिए, किसी पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग होना चाहिए। याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्यक्ति के लिए किसका प्रयोग होना चाहिए? हु का प्रयोग होना चाहिए। विच नहीं आता है रिलेटिव प्रोनाउन, बीच में जब आए तब। तो यहां पे आप देखिए विच नहीं आएगा, क्या आएगा? हु आएगा। कह रहा है वो व्यक्ति जो पड़ोस में ही रहता है वो एक डॉक्टर है। अगला कह रहा है दिल्ली दैट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट। यहां पे मेरे भाई दैट की जगह विच आएगा। क्यों आएगा? ये जो कॉमा आ जाता है ना बीच में, और फिर आपको रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। मैं आपकी भाषा में बात कर रहा हूं, आपको समझ में वैसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब कॉमा आ जाए और फिर रिलेटिव प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट हो, हालांकि दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है, विच भी रिलेटिव प्रोनाउन है, और काफी हद तक समानता भी होती है, लेकिन कॉमा आ जाता है तो क्या लगाओगे? विच। इसको और ग्रामर की भाषा में कहूं तो दो क्लोज होते हैं। एक होता है नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, और एक क्लॉज होता है डिफाइनिंग या रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। दो प्रकार के क्लॉज हैं, एक होता है नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, एक होता है रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज का मतलब होता है जिसकी जरूरत है
जिसके बगैर सेंटेंस में काम नहीं चलेगा, वो डिफाइन करता है सेंटेंस के सब्जेक्ट को। लेकिन नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, इसकी जरूरत है नहीं। आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए लगा तो दिया, नहीं लगाते तो भी काम चल जाता। जैसे यहां पे इसने कहा दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, तो ये वाली बात नहीं लगाओ अगर तुम कि दिल्ली भारत की राजधानी है तो क्या तुम्हें पता नहीं है कि भारत की राजधानी है, बस इसने एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करने के लिए लिख दिया। वो बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, वहां बहुत सारे पर्यटक जाते हैं, तो यहां पे अगर तुम नहीं भी लगाते दैट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया तो भी काम चल जाता है। इसलिए नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है और नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज में विच आएगा। और फिर अगेन आपके लिए जो काम की बात है वो इतनी ही है कि कॉमा आ जाए तो वहां पे क्या लगा देना, विच लगा देना, वो ज्यादा समझ में आपको आएगा। तो नंबर 10 नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज और रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज और रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज में क्या लगाते हैं, इसमें लगाते हैं विच, और रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज में क्या लगाते हैं, दैट। ठीक है, ये कौन सा क्लॉज है, ये कॉमा वाला क्लॉज है, इतना याद रखो आप। ठीक है भाई, आइए नंबर 11 में 10 चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 11, क्यों सारे प्रश्न ऐसे ही तो हैं जो आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर निकाले हैं तो जरूर देखे होंगे, बार बार देखे होंगे, लेकिन समयाभाव के कारण आप हो सकता है ग्रामर पूरी नहीं पढ़ पाए और आपको बस ऐसी चीजों की तलाश हो कि बस हमारा काम हो जाए, तो उसके लिए सेशन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 11, द हार्डर यू वर्क मोर सक्सेसफुल यू बिकम। भाई मेरे गलती यहां पे है, द लगेगा। अब है क्या कॉन्सेप्ट, तो एक ही सेंटेंस में 2 बार कंपैरेटिव डिग्री आ जाए, अगर एक सेंटेंस हो जहां पे डिग्री कंपैरेटिव 2 बार आए और 2 अलग अलग क्लोजेस में आए, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी सेंटेंस में डिग्री कंपैरेटिव 2 बार आती हो और 2 अलग अलग उपवाक्यों में आती हो तो दोनों से पहले द लगता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, द 2 बार लगता है डिग्री कंपैरेटिव में, एक कंडीशन तो यह है और एक अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। यदि एक ही सेंटेंस में, यदि एक ही सेंटेंस में 2 अलग अलग क्लोजेज में, उपवाक्यों में 2 अलग अलग क्लोजेज में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, तो दोनों से पहले द का प्रयोग होगा, तो दोनों से पहले द का प्रयोग होगा। क्या बोला मैंने, एक ही सेंटेंस हो, 2 अलग अलग क्लोजेस हो, उनमें अलग अलग डिग्री कंपैरेटिव लगा रखी है 2 बार, दोनों से पहले द लगेगा। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन देखिए आप, एक ही सेंटेंस है, इसमें 2 क्लोजेस हैं, एक तो यहां से यहां है, एक मोर से लेकर बिकम तक है, एक डिग्री कंपैरेटिव ये है, एक मोर है। मोर किसकी कंपैरेटिव होती है, मैनी या मच की, नोट कर लेना नहीं पता हो तो। मैनी या मच, इसकी कंपैरेटिव डिग्री मोर होती है और इसकी सुपरलेटिव क्या होती है, मोस्ट। मैनी या मोर पॉजिटिव डिग्री है, मच कंपैरेटिव है और सुपरलेटिव क्या होती है, मोस्ट। तो मेरे भाई यहां पे डिग्री कंपैरेटिव 2 बार है, दोनों से पहले द लगाओ, मोर से पहले द, सॉरी हार्डर से पहले द और मोर से पहले द। तो ये क्या कह रहा है कि जितनी ज्यादा मेहनत से आप काम करोगे, हार्ड वर्क करोगे, उतना ही ज्यादा आप सफल होंगे, ये मतलब है। तो यहां पे हो गया। नंबर 12 जो है, इसमें देखिए एक ही वाक्य में 2 बार कंपैरेटिव है, एक ही सेंटेंस है, सॉरी मतलब इसमें 2 बार कंपैरेटिव नहीं है, इसमें ऑफ द टू है। तो अगर किसी सेंटेंस में संख्या 2 दे रखी हो तो वहां तो वैसे ही डिग्री सुपरलेटिव तो आएगी नहीं, क्योंकि 2 के बीच तो कंपैरिजन हो सकता है, कंपैरिजन होगा तो डिग्री कंपैरेटिव आती है। तो अगर सेंटेंस में ऑफ द टू आता है या ऑफ दीज टू आता है तो डिग्री कौन सी आएगी, कंपैरेटिव, और उससे पहले क्या आएगा, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ये 11 नंबर था, ये जो है ये 11 नंबर है। और 12 नंबर कह रहा है यदि वाक्य में ऑफ द टू, अब यहां 2 प्रश्न बनते हैं, देखिएगा, ऑफ द टू या ऑफ दीज टू। यदि वाक्य में ऑफ द टू या ऑफ दीज टू का प्रयोग हुआ है
का प्रयोग हुआ है, यदि वाक्य में ऑफ द टू या ऑफ दीज टू का प्रयोग हुआ है, तो प्रयुक्त होने वाली कंपैरेटिव डिग्री से पहले, तो प्रयुक्त होने वाली कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। यदि एक ही वाक्य में, मतलब एक सेंटेंस है जहां पे ऑफ द टू या ऑफ दिस टू का प्रयोग है, तो फिर आपको डिग्री लगानी है कंपैरेटिव। दो प्रश्न हैं यहां काम के, एक तो डिग्री कौन सी लगाओगे, ये काम का है, तो मेरे भाई डिग्री तो लगानी है आपको कंपैरेटिव, और दूसरा काम का ये है कि उससे पहले क्या लगाओगे, तो उससे पहले लगाओगे द। अब समझिए इसको क्या कह रहा है। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर्स, दो सिस्टर्स में से वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये कह रहा है। तो यहां पे लगाइए मोर, और द का प्रयोग हो ही रखा है, तो ये सही है। क्लियर। तो दो में से वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगला देखो, ही ड्राइव्स केयरफुल ऑन माउंटेन रोड्स। यहां आप देखिए केयरफुल जो शब्द है, इसका ये किसके लिए आ रहा है, ये वर्ब के लिए आ रहा है। वे ड्राइव कैसे करता है, केयरफुल तरीके से, तो यहां चाहिए आपको एडवर्ब। जो क्रिया के लिए आने वाला शब्द है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब। और एडवर्ब जनरली कैसे बनता है, एडजेक्टिव के साथ ly लगकर बनता है। जनरली एडवर्ब बनता कैसे है, एडजेक्टिव के साथ ly लगकर। तो एडजेक्टिव है केयरफुल, और केयरफुल में लगेगा ly, तो क्या बन जाएगा, केयरफुली। यहां काम की बात क्या है, यहां काम की बात यह है कि वर्ब के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, प्रयुक्त होने वाला वर्ड एडवर्ब होता है। वर्ब के लिए प्रयुक्त होने वाला वर्ड एडवर्ब होता है। ठीक है, अगर वर्ब के लिए लगाना हो तो क्या लगाओगे आप, एडवर्ब लगाओगे, ध्यान रखना इस बात का। अगला देखिए, ये क्या कह रहा है कि वो केयरफुली ड्राइव करता है पहाड़ों वाली रोड पर। द चाइल्ड पुल्ड हिज फादर बाई हैंड, यहां एक गलती है कि हैंड से पहले द लगेगा। जब भी बॉडी ऑर्गन्स के नाम आए, यह आर्टिकल का प्रश्न है, बॉडी ऑर्गन्स के नाम आए, शरीर के अंगों के नाम है, आंख, कान, नाक, जो भी हो, उससे पहले द लगता है। हालांकि कई बार नहीं भी लगता है, वो तब नहीं लगता है जब ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हो, जब मुहावरेदार वाक्यांश हो, जब आपको इनका मीनिंग वो नहीं मिले जिसके लिए इसका प्रयोग किया गया है। जैसे हैंड का मतलब हाथ है, दूसरी तरफ मैं कहूं हैंड इन हैंड, तो उसका मतलब हाथ नहीं है, वो एक फ्रेज है, उसका मतलब है साथ साथ। ठीक है, वहां नहीं लगेगा द, लेकिन हाथ इसका मतलब है तो द लगेगा। तो बॉडी ऑर्गन से पहले द लगेगा, ये काम की बात है। नंबर 14 हम डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या बोल रहा हूं मैं, नेम ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, ये आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है। नेम ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, इससे पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। यहीं से ही समझना, क्या यदि बॉडी ऑर्गन्स का प्रयोग, यदि बॉडी ऑर्गन्स का प्रयोग इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के रूप में हुआ है, मुहावरेदार वाक्यांश के रूप में हुआ है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के रूप में हुआ है, के रूप में हुआ है, तो द का प्रयोग नहीं होता है, तो द का प्रयोग नहीं होता है। अगर इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के रूप में हुआ है तो द नहीं लगेगा। जैसे मैं कहूं लूज हार्ट, मतलब हिम्मत हार जाना। लूज हार्ट का मतलब क्या है, हिम्मत हार जाना, क्विट कर देना। यहां देखो हार्ट का मतलब हृदय नहीं है, इसलिए यहां पे द नहीं आएगा, समझ गए। ऑन फुट, ऑन फुट का मतलब पैदल है, तो ये एक मुहावरा है, ऐसा नहीं है कि फुट का मतलब पैर नहीं है यहां पे, इसलिए द नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखें, नंबर 15, आई रियली इंजॉयड ब्रेकफास्ट यू मेड यस्टरडे। यहां मेरे भाई आर्टिकल का प्रश्न है, फिर से ब्रेकफास्ट से पहले द लगेगा। देखो डेली जो आप भोजन कर रहे हो, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इनसे पहले कुछ नहीं भी लगता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ए भी लग जाता है, एन भी लग जाता है, और द भी लग जाता है, सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो ध्यान से समझिएगा कैसे। क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर आपको ब्रेकफास्ट का प्रयोग दे रखा है, या आपको दे रखा है लंच, या आपको दे रखा है डिनर, ठीक है,
तो इनसे पहले मेरे भाई लगाना है आपको कोई भी आर्टिकल नहीं, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर देम। कब की बात है? जब ये जेनरिक हो। जेनरिक का मतलब ये है कि ये सामान्यतया यूज किए गए हों, कुछ विशेष बात इनमें नहीं हो। अच्छा, इनसे पहले ए या एन लग जाता है। इससे पहले लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इनसे पहले ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनसे पहले ए या एन लग जाता है। कब? जब एडजेक्टिव दे रखा हो, जब यहां पे एक एडजेक्टिव हो, इससे पहले एक एडजेक्टिव हो तो लग जाता है। जैसे अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, है ना, या टेस्टलेस लंच, ऐसा कुछ दे रखा हो। और दे भी लग जाता है, ये दे लग जाता है। ब्रेकफास्ट, इसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, फास्ट नहीं होता। लंच या डिनर, इससे पहले दे भी लग जाता है। अगर ये स्पेसिफिक हो, किसी विशेष अकेजन पे, विशेष अवसर पे किया गया हो तो दे भी लग जाता है। तो कुछ नहीं लगता है सामान्यतया। ए या एन लगता है जब आपको कोई एडजेक्टिव दे रखा हो, और दे लग जाता है जब कुछ विशेष की बात हमने की हो, विशेष अवसर की बात की हो। तो समझना, यहां पे क्वेश्चन था आई रियली एंजॉयड ब्रेकफास्ट। कौन सा ब्रेकफास्ट है? क्या रूटीन का ब्रेकफास्ट है जो आप डेली भोजन घर पे करते हो उसकी बात है क्या? नहीं, ये कह रहा है वो ब्रेकफास्ट जो तुमने कल बनाया उसकी बात कर रहा है, विशेष की बात कर रहा है, पर्टिकुलरली एक ब्रेकफास्ट के टाइप की बात कर रहा है। तो यहां पे दे लगेगा। जो कल तुमने बनाया उसकी बात कर रहा है, विशेष हो गया तो दे का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है भाई, तो ये अपन ने 15 चीजें डिस्कस कर ली। अगली 10 चीजें देखिए। नेक्स्ट 10 थिंग्स। 16 कह रहा है वी मेट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन। ये भी मेरे भाई आर्टिकल का प्रश्न है, याद रखना है। बिगिनिंग से पहले, मिडल से पहले, एंड से पहले दे लगता है। चाहे बिगिनिंग हो, चाहे मिडल हो, चाहे एंड हो, दे का प्रयोग हम करेंगे। तो नोट करेंगे आप। नंबर 16 क्या बोला मैंने? बिगिनिंग से पहले, बिगिनिंग या मिडल या एंड, इन सब से पहले दे लगता है। चाहे आप बिगिनिंग का यूज करें, चाहे आप मिडल का यूज करें, चाहे आप एंड का यूज करें, सबसे पहले दे। लेकिन अगर साथ में लगाते हैं इनको तो दे नहीं लगता है। जैसे मैंने लिखा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ऐसे लिख दिया। तो ये साथ में यूज किया है मैंने बिगिनिंग और एंड को, तो यहां दे नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात? अलग अलग होंगे तो दे लगेगा। दी एंड के दर्शन तो तुमने मूवी देखते टाइम जरूर किए होंगे, सिनेमा हॉल में मूवी देखी हो आपने, तो दी एंड लिखा हुआ आता ही है। तो अलग अलग दे का यूज होता है। तो इस प्रश्न को करेंगे तो द बिगिनिंग आएगा। ये कह रहा है कि हम सत्र के शुरुआत में मिले। डेस्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड शी कंप्लीटेड द वर्क। यहां पे प्रेपोजिशन की एरर है। डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है। डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है। अगर आपने आशीष क्लासेस जो अपना एक और चैनल है, वहां पर अगर आपने मेरे साथ द हिंदू एडिटोरियल के वीडियोस देखे हो तो ये मैं लगभग हर दिन डिस्कस करता हूं डेस्पाइट वाला कॉन्सेप्ट। डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। तो नंबर 17 पे आइए आप। नंबर 17, डेस्पाइट बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ। अगर आपको ऑफ लगाना हो तो आप इन स्पाइट का प्रयोग करें, तब ऑफ लग जाता है। इसका मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, डेस्पाइट में ऑफ नहीं आता। 17 हो गया। नंबर 18 पे चलेंगे। अगला है, तो यहां पे इसका ट्रांसलेशन ये है कि भाई थका हुआ होने के बावजूद भी उसने काम पूरा किया। इट इज हाई टाइम। ये टेंस का प्रश्न है। 3 चीजें बता रहा हूं आपको मैं। इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम। कौन कौन से? एक तो इट इज हाई टाइम, एक इट इज टाइम, एक इट इज अबाउट टाइम। इन तीनों में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट जब हम पढ़ते हैं तब ये चर्चा में आता है। और इनका मतलब ये पास्ट में यूज तो करते हैं, लेकिन आप जब सेंटेंस को ट्रांसलेट करने चलेंगे तो मीनिंग कुछ अलग ही निकलता है इसका। आज मैं कहूं इट इज टाइम यू वेंट होम, समय आ गया है तुम्हारे घर जाने का, ये मतलब है। इट इज टाइम आई स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक, अब समय आ गया है कि मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दूं, इस प्रकार का मीनिंग है पास्ट में वर्ब, लेकिन पास्ट का मीनिंग नहीं देगा, मीनिंग कुछ अलग देगा ये। तो ये 3 चीजें याद रखें, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम। तो आइए नंबर 18 की बात हम कर रहे हैं। इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम। ये दे रखा हो अगर
तो इनके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम। ठीक है, इसका मतलब है कि समय आ गया है कि आप ऐसा करें। तो यहां पे जो सेंटेंस है वो कह रहा है समय आ गया है कि वो अपने अध्ययन को सीरियसली ले, वो पढ़ाई को सीरियसली ले, तो ही टुक आएगा। ठीक है, अगला है 19, ड्राइविंग टू वर्क द ट्रैफिक जैम डिलेड मी। ये डेंगलिंग मॉडिफायर कहलाता है। ये वाला जो केस है ये जाता है डेंगलिंग मॉडिफायर के केस में, या इसको आप मिसमैच्ड पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। मिसमैच्ड पार्टिसिपल एक्चुअल में क्या है, इसमें दो क्लोजेज आपको दे रखे हैं। एक क्लोज है ड्राइविंग टू वर्क, एक है ये वाला। दूसरा जो क्लोज है उसका जो सब्जेक्ट है, अगर वो पहले क्लोज का सब्जेक्ट बन सकता है, पहला क्लोज जो स्टार्ट किससे हो रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल से, आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है ना, V0 प्लस आईएनजी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ड्राइव करते हुए, इस प्रकार का मीनिंग है। तो अगर दो क्लोजेज में से पहले का स्टार्ट हमने किया मान लो प्रेजेंट पार्टिसिपल से, तो दूसरे क्लोज का सब्जेक्ट जो है वो देखो कि पहले क्लोज का सब्जेक्ट बन सकता है क्या। बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो डेंगलिंग मॉडिफायर का एग्जांपल हो जाएगा, मिसमैच्ड पार्टिसिपल हो जाएगा। फिर वहां पे आपको इसको सही करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। इसका ट्रांसलेशन ये है कि जब मैं गाड़ी चलाकर मतलब जा रहा था, ड्राइव करके काम पे जा रहा था, तो ट्रैफिक जैम ने मुझे डिले कर दिया, ट्रैफिक जैम के कारण मेरे को देरी हो गई। तो क्या बताओ, ड्राइव जो करने का काम है वो ट्रैफिक जैम कर रहा है क्या? क्या जो कार चला के जा रहा है वो भी ट्रैफिक जैम ही जा रहा है क्या? नहीं, सीधी सी बात है। तो यहां पे गलती है। फिर ये ऐसे हो सकता है, या तो वाइल आई वॉज ड्राइविंग, वाइल आई वॉज ड्राइविंग टू वर्क, या तो ये होगा। ठीक है, या इसको हम पैसिव में चेंज कर दें, आई वॉज डिलेड, आई वॉज डिलेड बाई द ट्रैफिक जैम, ऐसा हो सकता है। तो यहां पे आई है और ऑलरेडी सीधी सी बात है कि यहां भी आई होगा क्योंकि मैं ही जा रहा था, तो ये ठीक है। फिर दोनों तरफ जो सब्जेक्ट हैं वो सेम हो जाएंगे। तो या तो आप कर दीजिए आई वॉज ऐसे करके यहां पे वाइल आई वॉज ड्राइविंग, या फिर इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दो, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। तो ये डेंगलिंग मॉडिफायर कहलाता है, काम की बात है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 19, नंबर 19 क्या है? डेंगलिंग मॉडिफायर, डेंगलिंग मॉडिफायर, या इसको क्या कहोगे आप? मिसमैच्ड पार्टिसिपल, मिसमैच्ड पार्टिसिपल, डेंगलिंग मॉडिफायर या मिसमैच्ड पार्टिसिपल। क्या मतलब है? इसका मतलब है दो क्लॉजेज, दोनों क्लॉजेज के सब्जेक्ट मैच होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर सही करके ही वाक्य को ठीक कर सकते हो आप। ठीक है, याद रखना इस नाम से ही, बाकी और एग्जाम्पल जब कभी पढ़ेंगे हम तो बता दूंगा। अच्छा जी, शी अवॉइडेड टू आंसर द क्वेश्चन। यहां गलती मेरे भाई ये है कि अवॉइड अपने बाद में आईएनजी लेता है, अवॉइड अपने बाद में जेरेंड लेता है। तो कुछ क्रियाएं आपको याद रख लेनी चाहिए जिसके बाद में जेरेंड का प्रयोग होता है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद आपको आईएनजी लगाना ही होता है। तो वो वर्ब्स, हालांकि लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन जो जो बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा उपयोगी चीजों की ही डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप लिखिएगा। एक तो इंजॉय के साथ, एक स्टार्ट के साथ, स्टॉप के साथ, लाइक के साथ, डिसलाइक के साथ, ठीक है, अवॉइड के साथ, डिनाई के साथ, कीप के साथ, कैन नॉट हेल्प के साथ, ये कुडंट हेल्प भी आ सकता है, कोई काम किए बिना नहीं रह सका, ऐसे कंडीशन में कोई काम किए बिना नहीं रह सकता हूं तो कैन नॉट हेल्प आता है। रजिस्ट के साथ, तो जनरली ये जो क्रियाएं हैं इनके साथ में बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसको आप जेरेंड के नाम से भी जानते हैं, उसका यूज करते हैं। तो ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके तुरंत बाद जो भी वर्ब लगाओगे आप वो आईएनजी फॉर्म में लगाओगे। ठीक है, जो उपयोगी है, बहुत उपयोगी है, वो लिखवाई है मैंने, होने को और बहुत सारी होती हैं। ठीक है, आगे चले। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 5 चीजें और हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए नंबर 21 में क्या है? माई अंकल इज हैविंग 3 चिल्ड्रन, मेरे अंकल के 3 बच्चे हैं। हैव का आईएनजी फॉर्म, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां पॉसिबल नहीं है। तो हैव के बारे में आप जानिए, हैव के बारे में क्या कहानी है समझना। 21 हैव का मतलब अगर है पजेज, रखना, ठीक है, तो भाई इसके साथ में आईएनजी नहीं लगेगा, ये पॉसिबल नहीं है। फिर हैव के बाद अगर हैव का मतलब अगर पजेज है तो इसमें आईएनजी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, हैविंग पॉसिबल है,
कब पॉसिबल है? जब इसका मतलब या तो हो खाना पीना और या फिर इसका मतलब हो एक्सपीरियंस करना, खाना पीना या एक्सपीरियंस करना, तब इसके साथ आईएनजी पॉसिबल है। ठीक है, जैसे ही इज हैविंग अ कप ऑफ टी, ही इज हैविंग डिनर, है ना, शी इज हैविंग लंच, इस प्रकार का हो तो आईएनजी लग जाएगा। तो हैव के साथ आईएनजी लग सकता है जब इसका मतलब खाना पीना हो, इसका मतलब एक्सपीरियंस करना हो, लेकिन हैव के साथ आईएनजी नहीं लगता है जब इसका मतलब क्या हो, पजेज हो, रखना हो, तब। याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको। तो यहां पे मेरे भाई हैविंग तो पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करो, इज हैविंग को हटा के हैज कर दो। माय अंकल हैज 3 चिल्ड्रन, ऐसा पॉसिबल है, हैज करना पड़ेगा भाई। हैविंग हट जाएगा तो केवल हैविंग हटाने से भी क्या कर लोगे आप, इज के साथ तो हैव वैसे भी नहीं आता, अंकल एक वचन है तो हैज लगेगा। शी इज एनफ इंटेलिजेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एनफ की पोजीशन को लेकर प्रश्न आता है, एडवर्ब का प्रश्न ये है, इसको समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एनफ जो है, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। एनफ 2 तरीके से यूज होता है, मैं इसको थोड़ा एक लाइन में समझा दूं आपको कि एनफ जो है 2 तरीके से यूज होता है। अगर इसके साथ नाउन है तो नाउन से पहले, और अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद में। मतलब वैसे ग्रामर की भाषा में अगर बात करें तो एनफ एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। नाउन की बात करेगा, नाउन की विशेषता बताएगा तो ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की बताएगा तो ये एडवर्ब है। तो नाउन से तो आता है पहले और एडजेक्टिव के आता है बाद में। एनफ नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव फॉर्म में, और एडजेक्टिव के बाद आता है एडवर्ब फॉर्म में, याद रखना। तो यहां पे आप समझिए, ये जो सेंटेंस दे रखा है आपको, तो शी इज एनफ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। कैसे? क्योंकि इंटेलिजेंट की डिग्री बनती है इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। जिसकी डिग्री बनती है वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव है तो फिर मेरे भाई यहां इंटेलिजेंट एनफ का प्रयोग होना चाहिए। क्या आना चाहिए, इंटेलिजेंट एनफ। ठीक है, तो वो पर्याप्त रूप से इंटेलिजेंट है कि वो समस्या को सॉल्व कर सकती है। अगला है द बॉक्स इज टू हैवियर टू लिफ्ट, यहां गलती है, हैवियर के स्थान पे हैवी आएगा। अब कुछ शब्द आपको याद रखने चाहिए जिनके साथ में डिग्री पॉजिटिव ही आती है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ में डिग्री हमेशा ही कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 23 हम सॉल्व करें, उसके लिए आपको यह जानकारी चाहिए कि अगर टू दे रखा है या एज दे रखा है या सो दे रखा है या एनफ दे रखा है या वेरी दे रखा है, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ में डिग्री कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। इन सभी के साथ में कैसी डिग्री लगानी है, पॉजिटिव लगानी है। बहुत उपयोगी प्रश्न है। ठीक है, टू, एज, सो, एनफ और वेरी, इन सब के साथ में डिग्री कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो आप हैवी का प्रयोग करेंगे। बॉक्स इतना हैवी है कि इसको उठाया नहीं जा सकता, ये इसका ट्रांसलेशन है। अगला है द प्रोजेक्ट हैड कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन। अब वो जो मैंने एक बार चर्चा की थी बीच में आपके, एक्टिव है कि पैसिव है, वो फिर से देखो आप। मैन वर्ब से पहले काम करने वाला हो। अब देखो मैन वर्ब क्या है इसमें, कंप्लीट। मैन वर्ब कंप्लीट है, पूरा करना। पूरा करने वाला कौन है, काम करने वाला। पूरा करने वाला कोई है क्या? आप कहेंगे सर इससे पहले तो कोई नहीं है, ये प्रोजेक्ट थोड़ी पूरा करेगा अपने आप को, प्रोजेक्ट को तो कोई दूसरा पूरा करेगा, तो कोई व्यक्ति है ही नहीं यहां पे। जब काम करने वाला पहले नहीं हो तो वाक्य कौन से वॉइस में होता है, पैसिव। और पैसिव का सिस्टम याद रखो कि बी के बगैर पैसिव संभव नहीं है। बी का रूप होना चाहिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ऐसा कुछ तो होगा। तो यहां पे हेड है, हेड के साथ बीन लगता है। हेड हो, हैव हो, मॉडल के साथ हैव हो। एच अगर दे रखा है, कुल मिलाकर समझो, अगर किसी हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट लेटर एच दे रखा है तो उसमें बीन लगकर पैसिव बनता है। मैं क्या बोल रहा हूं, हैज, हैव, हेड या मॉडल के साथ हैव, इनमें बीन लगाकर पैसिव बनाते हैं। इनमें क्या करते हैं, बीन लगाकर पैसिव बनाते हैं। तो ये हेड बीन आएगा। क्लियर है क्या? क्या बताया मैंने, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। लिख देता हूं इसको। तो देखिए नंबर 24 हम डिस्कस कर रहे हैं। मैन वर्ब निकालिए सबसे पहले। ये एक्टिव पैसिव का मैं सार बता रहा हूं यहां पे। अगर मैन वर्ब से पहले डूवर दे रखा है, डूवर काम करने वाला, अगर ये दे रखा है तो सेंटेंस होता है कौन से वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। और मेरे भाई अगर मैन वर्ब से पहले डूवर नहीं दे रखा है, मैन वर्ब से पहले अगर डूवर नहीं है, काम करने वाला नहीं है, ये स्थिति अगर है तो सेंटेंस कौन से वॉइस का होता है, सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस का। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो बुक्स में नहीं मिलेंगी इन आसान चीजों तरीकों से। बड़ा मुश्किल, बहुत जटिल किया हुआ रहता है। तो यहां पे क्या आएगा, हेड बीन आएगा।
हैड बीन कंप्लीटेड, क्योंकि पैसिव पता लग गया हमें। कैसे पता लगा? क्योंकि कंप्लीट का डूअर है नहीं, तो डेडलाइन से पहले ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया गया था। अगला है अनलेस अनटिल के साथ, अनलेस और अनटिल की जगह यहां पे अनटिल आएगा। दोनों में अंतर होता है, अनलेस अलग बात है, अनटिल अलग बात है। तो इससे 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, 2-3 बातें पता होनी चाहिए। एक तो ये कि अनलेस और अनटिल जो है वो नेगेटिव वर्ड्स हैं। अनलेस और अनटिल जो हैं वो कैसे वर्ड्स हैं? नेगेटिव। इसका हिंदी में मतलब होता है यदि नहीं, इसका हिंदी में मतलब होता है जब तक की न। तो ये दोनों ही वर्ड्स कैसे हैं भाई? नेगेटिव हैं। तो इनके साथ क्या नहीं लग सकता? नॉट नहीं लग सकता। एक तो ये ध्यान रखना, नॉट कभी नहीं आता। दूसरा, अनलेस जो है वो शर्त बताने के लिए आता है, और अनटिल है वो टाइम बताने के लिए आता है। ये क्या बताता है? कंडीशन, शर्त। और ये क्या बताता है? टाइम, ये बताता है समय। तो ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते, एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब एक दूसरे के स्थान पे नहीं आ सकते। दोनों का मीनिंग सेम नहीं है, एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, दोनों अलग अलग हैं। अनलेस जो है वो शर्त के लिए आता है, अनटिल है वो टाइम के लिए आता है। एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते? रिप्लेस नहीं कर सकते। तो देखो, आस्क हिम टू वेट अनटिल आएगा, उनसे कहो कि वो इंतजार करे, कब तक? 6 बजे तक टाइम दे रखा है, टाइम के लिए क्या आता है? अनटिल, अनलेस नहीं आता। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं आपको, 25 टॉप क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, और आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। इसी तरह से चैनल पर आपको बीच बीच में ऐसा जबरदस्त स्टफ रेगुलर भी मिल ही रहा है, बहुत अच्छे चीजें हम लोग बता रहे हैं पूरी टीम के साथ। लेकिन आपको बीच बीच में ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के लिए सीधा सीधा संबंध रखेंगी। ज्यादा कुछ ना पढ़ के सीधा ये भी पढ़ के जाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो मैं फिर कह दूं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक भी कर लीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए भी इस चैनल को। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की भी आवश्यकता है। और रेगुलर वीडियोस देखिए। 2 टाइम फिक्स हैं अपने चैनल पर, एक 10 बजे, एक रात को 8 बजे। तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, सोचने की जरूरत भी नहीं है। सुबह 10 बजे भी आप एक बार चेक करिए वीडियो कौन सा आया है, और एक रात को 8 बजे। 8 बजे का तो फिक्स है, 3 दिन जीएस आपका करंट अफेयर्स चल रहा है, 3 दिन इंग्लिश की क्लास चल रही है। बाकी 10 बजे का मंडे से लेकर सैटरडे का पूरा टाइम टेबल निश्चित है। जैसे मंडे को क्लास आपके एडवांस्ड मैथ्स की थी, ट्यूसडे जैसे आज की क्लास थी वो अर्थमेटिक की थी, कल की क्लास फिक्स है, परसों की क्लास फिक्स है, तो फिक्स है सब कुछ। तो वो देखिए क्लासेस, आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत चीजें आप सीखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू डे आफ्टर टुमारो एट 8 o'clock विद अ न्यू कंटेंट या विद न्यू वर्ड्स। वो क्या वाइब्स हम डिस्कस करेंगे थर्सडे को, ठीक है? तो थर्सडे को मुलाकात होगी रात को 8 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।